बजे से 11 बजे के बीच वाला कार्यक्रम शाम को आ रहा है, क्योंकि सुबह वाले में मैंने धनतेरस और आप लोगों को बताया है गाय की पूजा के बारे में, धन्वंतरी की पूजा के बारे में और बाकी चीज़ें वहाँ पे वस्तु के खरीदने वगैरह के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये है संकेत, नाम है इनका। ये है सांगली, महाराष्ट्र, 23 फरवरी 1996, 14:20। इस आधार पर इनकी कुंडली में सबसे पहले जो चीज़ मैं देखता हूँ वो देखता हूँ चंद्रमा। और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बनेंगे वो बनेंगे शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के। अब शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा होंगे और पंचांग उत्तरायण फाल्गुन माह, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र, शुक्रवार का दिन। अब इसका प्रभाव सीधे से बता दूं, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाला, सुंदर, मीठी वाणी बोलने वाला और चालबाज होता है। उसको पता है कि कैसे किसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक तो ये मिथुन लग्न का और ऊपर से अश्विनी नक्षत्र में जन्म, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र। और जरा गौर करिए तो चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में मेष राशि का निर्माण कर रहे हैं, 1 नंबर, जिसके अधिपति मंगल सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जो कि तृतीय भाव के अधिपति हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा बेटर होगा। कम्युनिकेशन, सूर्य और मंगल का प्रभाव, लग्न के केंद्र में 3 घर भरे हैं। राहु यहां कन्या राशि के, यहां गुरु धनु राशि के और शुक्र और शनि केतु के प्रभाव में हैं। यहां व्यक्ति को दूरस्थ स्थापित करते हैं, जन्म स्थान से दूर जाएं तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि भी व्यक्ति को दूरस्थ स्थापित करती है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जितना जाना चाहे जा सकता है और उसके लाभ भी हैं, पर ये तो एक सामान्य सी बात रही। इस कुंडली में सबसे पहले चर्चा करते हैं, लग्न और सुख के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में व्यवसायिक बातें करेगा, बातें गंभीर बोलता है, पर जो भी बोले व्यक्ति वो गंभीर बोले और गंभीरता में ही उसमें वो एक भाव ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसे बताऊं कि पहले से ही वो जान जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, या फिर वो पूर्वाभ्यास हो जाए, उसको पूर्वाभास जैसे होता है ना कि एकदम एग्जैक्टली वो क्या होने वाला है जीवन में, उसको पहले से ही पता चल जाए। ये अष्टम भाव के बुध जब लग्नेश होकर के बैठेंगे तो होगा। और क्रियात्मक बातें ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा बकवादी नहीं होगा। व्यक्ति जो है वो संतुलित होकर के जीवन को चलाना चाहता। और उसके बाद क्रिएटिव माइंडसेट जो होते हुए भी कई बार उसका संपूर्ण लाभ ना, थोड़े घुंघराले बाल होते हैं। कांति जो है वो, अब ये होता क्या है कि इनके ऊपर पीले रंग का, सफेद रंग का और हरे रंग का, तीनों का प्रभाव हो जाता है। इस वजह से ये श्याम नहीं, ये श्याम वही, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दुर्वा दल के समान सफेद हो जाते हैं। जो दुर्वा होती है ना, जो एकदम सफेद और हरे रंग के और पीले रंग के तीनों का मिक्सचर हो जाता है। और व्यक्ति को गले की समस्या होती है, ये बुध के अष्टम में बैठने के कारण। जो ग्रास नली है उसमें कोई समस्या बनती है, इस वजह से गले से संबंधित और कई बार कान से संबंधित भी समस्या बनती है, सुनने से संबंधित शिकायतें पैदा होती हैं बुढ़ापे में कई बार ज्यादा। और कई बार व्यक्ति को रक्त से संबंधित, वो जो है वो नसों का कारक होता है ना, वो तो स्नायु मंडल का प्रतीक होता है बुध ग्रह, तो उसमें वो जो है वो एक जैसे स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है, जैसे हमारे पीठ के जो, जहां से पीठ की शुरुआत होती है और गर्दन तक ऊपर तक, तो इसमें वो समस्या कई बार करते हैं। तो इस वजह से व्यक्ति को एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। और रोग व्याधि में ये अष्टम भाव में बैठे थे, इस वजह से मैंने इस पे फोकस ज्यादा करा। चमड़ी से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं, इस वजह से इस पे ध्यान देने की बात होती है। वाणी पे काम करने की आवश्यकता है। धन की समस्या नहीं होती है, लग्नेश और सुखेश होकर के धन को देखेंगे। शुभ ग्रह की राशि बनी है, सम संख्या में बैठे हैं, शुभ ग्रह को देख, शुभ भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पे और भी 2-3 बात कि यहाँ पे बुध की दशा व्यक्ति को अच्छा परिणाम देगी, पर इसी बुध को और भी लेकर के चर्चा कर दूं तो लग्न 12 डिग्री 43 कला, आर्द्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी जो होते हैं वो नक्षत्र के अधिपति शिव होते हैं, रुद्र। और ये नक्षत्र जो है वो राहु का है। वो राहु मिथुन यानी कि बुध के मित्र होते हैं, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा और राहु की दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि ये दोनों मित्र हो गए। अब इस पे एक और भी बात बताता हूं। चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र के हैं, नक्षत्र के अधिपति अश्विनी केतु हुए और लग्न के अधिपति हो गए बुध, और लग्न में जो नक्षत्र बना है उसके अधिपति हो गए राहु।
यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान है। और यही देख करके मैंने ये गणना करी थी कि व्यक्ति चपल है, चतुर है, चंचल है, चालाक है, निष्ठुर है और कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मूलतः जो आपको यहां बनी हुई राशि दिख रही है, ये सिर्फ ये देखता है कि मुझे लाभ कहां है। लाभ की मतलब वास्तव में ये लाभ का 5वां है। तो 3 नंबर की राशि भुजा फैलाए, भुजा फैलाएंगे तो पकड़ना चाहेंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक अपनी परख और अपनी मजबूती बनाने का प्रयास करें। अपने भाषा शैली के आधार पर लोगों को अपने मुताबिक और मन माफिक काम करवाने वाला बने। उसके बाद अष्टम भाव में बैठने के कारण, आज बात बताता हूं, आधा कप कुर्ता जो है वो प्रेस किया है, आधा नहीं किया है कर रहा था तब तक बिजली चली गई तो आधा ही पहन के बैठा हूं। तो ये बात भी है, कुछ लोग हैं इसको भी ध्यान देंगे, इस वजह से मैंने पहले ही बात कर दी। तो ये जो है वो ये स्थिति बनी। गुरु लग्न को देख रहे हैं, इस कुंडली के लिए मारक होंगे ये और चंद्रमा मारक होंगे। शनि भी दोष लगेगा क्योंकि वो भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम के अधिपति। पर खराब कौन होगा? सबसे ज्यादा खराब इस कुंडली के लिए चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि। मतलब चंद्रमा भी कमजोर होंगे। लेकिन वो एक बात बड़ी अजीब है कि धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं और लाभ के अधिपति भाग्य में बैठे हैं सूर्य के साथ, जो कि पराक्रमेश है। यानी कि पराक्रम और लाभ, ये दोनों के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में पराक्रम को देख रहे हैं। तो दो दो पापक ग्रहों का प्रभाव, तो बड़े भाई छोटे भाई का लाभ तो मिलेगा, पर कई बार व्यक्ति को अकेले देखा जाता है, संतति में अकेले हो जाए या फिर ऐसे जीवन जिए जैसे वो अकेले रहे, उसको किसी भी बड़े भाई छोटे भाई से कोई कंपटीशन नहीं होता। और कई बार यहां पे उसका संपूर्ण पराक्रम उसका संपूर्ण फल दे जाता है। जितना भी करे वो कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि अरे भाई मेरा जो है वो फल नहीं मिलता है, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे परिणाम नहीं मिलता है। व्यक्ति वो ये इशारा नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर आप और भी गौर करें तो सूर्य और मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं 11 नंबर में। यहाँ पे पापग्रह की जो स्थिति बनी है भाग्य भाव में और विषम संख्या की राशि, यहाँ के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं, नीचा विलासी। इस वजह से भाग्य का बल कमजोर हो जाएगा। पितरों का और व्यक्ति के पिता जो है वो कई बार पिता को पुत्र को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतनशील या चिंता करने वाले हो जाते हैं। ये इसका प्रभाव है। ये ऐसे ही अंदाज पे बात नहीं बता रहा मैं, ये इसका प्रभाव होगा क्योंकि कुंभ राशि बनी है और यहाँ पे सूर्य जो पिता का कारक होता है, मंगल जो पिता जो पराक्रम है, यानी कि सूर्य आत्मा और मंगल जो है वो उसकी भुजा। तो आत्मा और भुजा दोनों एक साथ बैठे हैं और 3 नंबर की राशि लग्न में बनी, यानी कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम का असर रहेगा और व्यक्ति पराक्रमी होगा भी। क्योंकि तीसरे भाव और लाभ भाव, ये दोनों भाव जो हैं वो ध्यान से समझिए, एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं। सूर्य यहां के अधिपति और अपने भाव से नवम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ये दोनों परम मित्र हो जाएंगे। तो इस वजह से ये भाव को बलवान बनाएंगे और कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का व्यक्ति के पास पौरुषत्व होगा। व्यक्ति, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, थोड़ी अजीब सुनने में लगेगी पर बोल देता हूं, व्यक्ति काम कला में बड़ा निपुण होता है। मतलब जो शास्त्र काम के शास्त्र जितने भी हैं और उसमें जितने जो है वो उसके डायमेंशन बनाए गए हैं, उससे युक्त होकर के पत्नी को प्रेम करता है। यह सूर्य और मंगल का प्रभाव पक्की बात है। उसके बाद शुक्र और शनि, शुक्र और शनि का एक साथ दशम भाव में बैठना। शुक्र कौन है? इस कुंडली के व्यय भाव के अधिपति। तो व्यय के अधिपति होने के साथ साथ पंचम के भी अधिपति हैं। अब ये पंचम के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठ गए, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में इस भाव से, अब जरा ध्यान से समझने की बात है, इस भाव से चतुर्थस्थ लग्नेश शुभग्रह होकर के बैठे। इस भाव से चतुर्थस्थ शुभग्रह की राशि जो स्वयं लाभ में बैठ करके इसको देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के पास यश मिलेगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा, पद प्रतिष्ठा गौरव, कुल का मान मर्यादा रखने वाला, कुल का संरक्षक और भाग्य का बल प्राप्त करने वाला, पिता का लाभ प्राप्त करने वाला और जीवन में प्रत्येक प्रकार की स्थिति में कई तरीके से, चाहे तिकड़म ही भिड़ा करके क्यों ना हो, धन प्राप्त करने की इच्छा रखेगा और ऐसा संभव भी है। दूसरी बात है कि शुक्र और शनि जैसे परम मित्र ग्रह व्यक्ति को दूर भेज रहे हैं। बुध पे राहु की दृष्टि के कारण शुक्र और शनि यहां बैठे हैं। शुक्र व्यय भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में आकर के व्यक्ति की कुंडली में उच्च का परिणाम प्राप्त कराएंगे, तो व्यक्ति को संतति का लाभ भी दे दें। क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, शुक्र और शनि दोनों मित्र होते हैं दशम भाव में, तो व्यक्ति का करियर कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। उस पर केतु का प्रभाव है, इस वजह से कई बार देर से शुरू हो सकता है।
सूर्य की दशा में व्यक्ति मेहनत ज्यादा करे, शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए, गुरु की दशा में व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो जाए, और बुध की दशा में व्यक्ति का बल और पौरुषत्व बढ़े, व्यक्ति हंसमुख हो, हंसोड़ हो, किसी भी माहौल में जाकर के उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करे। पर हालांकि थोड़ा दब्बू भी होता है कि हालांकि ऊर्जा की कमी नहीं है। यहाँ पे सूर्य की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, वहां पे वो बैठे हैं कुमार अवस्था में, 10 डिग्री के होंगे वो तो ऐसी स्थिति में वो बलवान है, खराब नहीं है। 50% का तो परिणाम वो दे ही जाएंगे। चंद्रमा जो है वो कुमार अवस्था के, ये दोनों कुमार अवस्था में बैठे, यानी कि ये दोनों जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र होते हैं। यानी कि कुंडली में धन भाव और पराक्रम, पराक्रम और धन, धन और लाभ, धन लाभ और भाग्य, धन, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, धन लाभ, धन, पराक्रम और भाग्य, ये सब जुड़ा हुआ है। और पंचम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति शनि के साथ पंचम भाव के अधिपति शुक्र की स्थिति बन रही। तो आपस में जब आप इसका कंजंक्शन करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो है वो ग्रहों का प्रभाव एक साथ मिक्सअप हो रहा है। और राहु के चतुर्थ भाव में कन्या राशि के बैठने के कारण वहां पे एक तीव्र प्रकार का माहौल बन रहा है जो गंध युक्त है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घर से दूर ही रहना ज्यादा ठीक होगा। वैसे एक बात है कि राहु यहाँ चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल भाग्य में बैठे हैं, तो राहु को बल दे रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर और दैदिव्यमान स्वरूप वाला, सुंदर स्वरूप का, अच्छे शरीर वाला बना देंगे। गुरु का लग्न पे प्रभाव है। अब ध्यान से, यहाँ पे गुरु अकेले बैठे हैं, तो गुरु अकेले और गुरु से केंद्र में शुभग्रह, और वो भी गुरु की स्थिति में शुक्र बढ़िया उच्च के बैठे हैं, यानी कि गुरु का बल बढ़ा, यानी कि व्यक्ति का व्यापार पक्ष अच्छा है, व्यापार करे तो ज्यादा बढ़िया। नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसी नहीं है स्थिति, व्यापार करें, पार्टनर में कोई काम करें और नौकरी भी करें तो भी बात है। पर व्यक्ति कर क्या अच्छा सकता है? मिथुन लग्न, धनु राशि के गुरु बैठे, सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए लाभ भाव में, और शुक्र और उच्च के हो गए और शनि के साथ बैठ गए, तो व्यक्ति का करियर कुछ भी करेगा, अरे भाई कुछ भी करे तो अच्छा ही रहे, व्यक्ति कुछ भी करे तो अच्छा ही रहे। और एक बात और भी बता दूं, अगर तो दशम भाव बली है, व्यक्ति को पद पे ले जाकर के स्थापित कर दे। अगर व्यक्ति अपने पूर्वजों पे आधार पे और पूर्वजों से जोड़ करके अपने आप को कोई भी काम करना चाहे तो कर सके, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे चंद्रमा को देख रहे हैं। और जब जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति गौर करिए मकर राशि में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में। और एक बात और भी है कि जब जन्म कुंडली में धन भाव से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, ना तो केंद्र में ना तो पंचम, और धन भाव पे लग्न के अधिपति बुध की 7वीं दृष्टि है, और धन भाव पे बाकी अन्य किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उससे तृतीयस्थ राहु बैठ करके धन का बल बढ़ा रहे हैं। अगर व्यक्ति जितना मेहनत करे उतना प्रभाव बढ़े। अब एक बात और भी है कि इनकी कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं, गुरु अकेले बैठे हैं। तो गुरु जब अकेले बैठते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, वो संग खोजते हैं, पर उनका संग कहीं मिला नहीं। आगे बुध बैठ करके, और ये बुध की राशि को देख रहे हैं, तो ये हेय है, तुक्ष है, क्योंकि ये जो है वो कई बार देवगुरु बृहस्पति जो है वो बुध को देख करके चुप करा देता है, तुम चुप रहो, तुम बोलना मत, क्योंकि उनको जो है वो बड़ा अभी मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपने ऐसे शिक्षकों को देखा होगा, मैं जो है वो ऐसा कई बार ये एहसास करता हूँ, हालांकि मुझे तो उस चीज का वातावरण कभी मिला नहीं है, लेकिन एक बात मैंने कभी देखी है कि जिस कभी कभी गुरु जो होते हैं वो कभी किसी एक छात्र से ईर्ष्या करने लगते हैं, और कई बार उसको चाह करके भी और ना चाह करके भी अंक उनको ज्यादा भी अगर मिलता रहे तो कम करा देते हैं। तो कई बार देवगुरु बृहस्पति का जो व्यवहार है वो बुध के साथ ऐसा ही हो जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि वो लग्न को देख रहे हैं और अकेले बैठे हैं, और उनके केंद्र में उनका बल भी बढ़ रहा है, इस भाव का बल शुक्र बढ़ा रहे हैं, शुक्र लाभ का भी बल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुक्र जहां बैठते हैं उसके अगले भाव का बल बढ़ेगा। चंद्रमा यहां बैठे, व्यक्ति की संपूर्ण चीजों की पूर्ति भी हो जाएगी। तो ये स्थिति बनती है। गुरु जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे। अब जरा आपको और भी निकट से समझा दूं, तो गुरु का बल 2 तरीके से बढ़ा। कैसे? क्योंकि ये अपने प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है वो कई बार भार नहीं वहन करना चाहता है, विवाह नहीं करना चाहे, अकेला रहना चाहे, स्वतंत्र रहना चाहे, किसी के ऊपर बोझ ना बनना चाहे या किसी को बनाना ना चाहे, अकेले जिम्मेदारी निभाना चाहता है। कई बार ऐसी हरकतें करने लगे जैसे पागलपन का दौरा चढ़ जाए, क्योंकि बुध अष्टम में बैठे हैं और उस पर राहु का प्रभाव भी है। चंद्रमा जो है वो अकेले हैं और उसके आगे कोई ग्रह नहीं,
उसके पीछे उच्च के शुक्र बैठे हैं, द्विद्वादश का संबंध है, बुध और चंद्रमा केंद्र में कई बार व्यक्ति के निर्णयों को गलत कराने वाले बन जाते हैं। एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। बुध से चौथे चंद्रमा, उस पे गुरु का प्रभाव, इस कुंडली के लिए वो मारक भी तो होंगे ना, सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण। और बुध और चंद्रमा जब कभी भी केंद्र में हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के निर्णय को कई बार गलत करा देते हैं। लग्नेश अष्टम में बैठा है तो कई बार व्यक्ति को बुद्धिमान कम बनाता है, पर फिर भी वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। और एक बात और भी अद्भुत है, जिस नक्षत्र में गुरु बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शुक्र उच्च का होकर के दशम स्थान में बैठा है। व्यक्ति हर बार खाली क्रियात्मक ही सोचेगा, प्रैक्टिकल सोच लेता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इमोशनल जो है वो भी भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, क्रूरता बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। धन मिले, यश मिले, प्राप्त करे, भाग्य का लाभ मिले, पर व्यक्ति को कई बार जो होता है वो पिता से फंती बनती रहती है। हालांकि उनका संबंध बड़ा उत्तम है, शुक्र बैठे हैं यहाँ पे, और इस भाव में अगर पीछे देखें तो सूर्य मंगल, अगले भाव को चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा बैठे हैं तो खराब नहीं है। गुरु जो है वो धन भाव के अधिपति होकर के धन के कारक होते हैं, धन के अधिपति को देख रहे हैं। धन के अधिपति लाभ भाव में महाभाग्यशाली योग, सफल अमल कीर्ति नामक राजयोग बना रहे हैं। ये सब सारी चीजें उपस्थित हैं कुंडली में। और ग्रह की अवस्था भी अगर देखते हैं तो कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में शनि को छोड़कर के मृतप्राय नहीं है। तो शनि का मृतप्राय होना, अब जरा ध्यान से समझिए, तो अष्टम के अधिपति और भाग्य के अधिपति का मृतप्राय होना, नीचाभिलाषी होना, यानी कि जब जन्म कुंडली में शनि की दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में जो निगेटिव तत्व होंगे वो कमजोर होंगे और अच्छाइयां ज्यादा रहेंगी। शनि की दशा से व्यक्ति को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है और नहीं डरने की बात है। इनकी राशि मेष की है तो ढैया और साढ़े साती का कोई असर है नहीं। मेष राशि पे तो ढैया और साढ़े साती है नहीं। तो इसका मतलब है कि इस कुंडली में बचाना किससे है? तो इस कुंडली को बचाना है चंद्रमा की दशा से। अंतर में आएंगे तो भी परेशान करेंगे और व्यक्ति उस समय गलत निर्णय ले सकता है। इस कुंडली को बचाना है गुरु की दशा से। हो सकता है उस दौरान व्यक्ति का खर्च बढ़ जाए, हो सकता है व्यक्ति जो है वो उस समय गलत निर्णय लेकर के व्यापार शुरू करे, या पत्नी के साथ दाम्पत्य में परेशानी हो, या पत्नी से विलग होना चाहे, अलग होना चाहे, उस समय व्यक्ति विवाह न करना चाहे। इस कुंडली को बचाना होगा सूर्य की दशा से। जो सूर्य जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के पराक्रम का बल बढ़ेगा और पराक्रम का संपूर्ण फल प्राप्त करे। इस कुंडली को सबसे ज्यादा अगर किसी से बचाना है तो मंगल से बचाना है। इतने सारे ग्रहों में से सबसे ज्यादा, मतलब मंगल की दशा में व्यक्ति को सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी, और है भी। लेकिन वो एक तरफ आपको लाभ भी दे रहे हैं, क्योंकि अपने घर में उसने धनेश को बिठाया है, किसी ऐसे ग्रह को नहीं बिठाया है। धन भाव के अधिपति अगर पंचम भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाता है समाज से। कई बार व्यक्ति जो है वो अर्जित करने की स्थिति है, आपके पास ऐसी क्षमता है, आप पुरस्कार अर्जित कर सकते हो, करिए। चंद्रमा जो हैं वो जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं। केतु जो होता है वो सबसे ज्यादा सार्वभौमिक ऐसा ग्रह जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है। आपके चंद्रमा के पास तो उसका बल भी है, अनुभव है, उसका लाभ लीजिए। इनकी कुंडली में दशाओं के आधार पर सूर्य और चंद्रमा की दशा जैसी भी रहेगी, कैसी रहेंगी, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को धन लाभ की स्थिति बनेगी, पर वहां पे आपको अपने स्वास्थ्य का और बहुत ज्यादा लालची होने का प्रभाव कमजोर करना होगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति को भाग्य का बल मिलेगा, पर वहां पे पराक्रम भी बढ़ेगा और वहां पे आप निष्ठुर भी हो जाओगे। उस समय आप अगर चाहें तो अपने प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई जो है वो बाजार बना सकते हैं, अपना जो प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो प्रभाव बढ़ा सकते हैं, बाजार में उतर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं किसी से भी, ये बात बनती है। मंगल की दशा व्यक्ति को लाभ प्राप्त करेगी, लेकिन इस दौरान रोग के होने के प्रभाव ज्यादा हैं, क्योंकि रोग के अधिपति तीन भाव, तीसरे भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति एक साथ भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, भाग्य में मेहनत भी भर रहे हैं। ये ऐसे ही व्यक्ति को पराक्रमी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि बैठा कौन है, गौर करिए, छठे भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं और व्यक्ति को शत्रुहंता योग भी बनेगा। क्यों? क्योंकि छठे स्थान के अधिपति तीसरे भाव के अधिपति के साथ विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे और उसके बाद व्यक्ति को जीत भी दिलाएंगे। वो पराक्रम करेगा, अपनी पूरी जो है वो फोकस लगाएगा, पहुंच पढ़ाए, झगड़ा फसाद बने तो अपना सर्वोत्तम जो है वो सबसे ऊंचे लेवल तक एक ही बार में चला जाता है और अपने आप को निकाल लेता है। ऐसी स्थितियां बनती है। व्यक्ति कभी भी किसी से हारेगा नहीं, क्योंकि मिथुन लग्न का है, ये तो तपाक से बोलने वाला है, नहीं मैंने नहीं किया है, चोरी करा रहेगा पर बताएगा नहीं। ऐसी स्थितियां। मंगल की दशा में रोग की अधिकता बढ़ सकती है, नशों से, रक्त से, और वात पित्त कफ जो है वो तीनों अनकंट्रोल हमेशा रहता है। तो व्यक्ति को त्रिफला आदि का हमेशा सेवन करते रहना चाहिए और आयुर्वेदिक उपचार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूर्वा को पीस करके अगर हो सके तो उसका सेवन करना चाहिए। उसके सेवन से तीनों वात पित्त और कफ कंट्रोल में आते हैं। देखिए एक बात बड़ी गंभीर बताता हूं श्रीमान, आप तो इनके पिता हैं। तो दरअसल ज्योतिष में सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष में तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, रत्न है,
ग्रह हैं, नक्षत्र है, गोचर है, तब जाकर के कोई ज्योतिष बना है। तो मैं जो उपाय भी बताता हूँ वो क्रमशः ऐसे ही बताता हूँ, आयुर्वेदिक। तो आप कम से कम ये काम करवा सकते हैं इनसे। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करवा सकते हैं, या तो पी सकते हैं, पीस करके उसका जो अगला हिस्सा है होता है आगे का हिस्सा, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर गणेश जी को दूध अर्पित कर सकते हैं, या फिर हरे रंग का वस्त्र, पीले रंग की माला, सोना भी धारण कर सकते हैं, पीले पुष्प की माला कम से कम गुरुवार के दिन अपने गले में पूरे दिन डाल करके रखिए। कनेर के पुष्प की माला भगवान सूर्य को अर्पित करिए। ये चीजें बनती हैं। गुरु इनकी कुंडली के लिए पत्नी के साथ वियोग करे, पत्नी से मनमुटाव करे, और कई बार व्यक्ति को स्वतंत्र करना चाहे अपनी दशा में, लेकिन अपनी दशा में व्यक्ति को धन देंगे और व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति करवाएंगे। अपनी दशा में व्यक्ति को कुछ नया करने का मौका मिलेगा। अपनी दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व गंभीर होगा। अपनी दशा में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ेगा। बुद्ध गुरु की दशा में, गुरु की दशा में व्यक्ति को भाग्योदय के लाभ मिलते हैं, भाग्य का लाभ मिलता है, पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। वैसे पिता और माता के साथ इनके संबंध कभी भी खराब नहीं है, लेकिन हम माता के साथ संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। हालांकि वो अपनी राशि का बैठा है तो खराब नहीं है। यहाँ के अधिपति बुध अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहता है, किराए के मकान में रहता है। अपना घर बनाने चले तो कई बार उसको मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत। हालांकि शुक्र उच्च के हैं फिर भी वो एक बात रहेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव है, लग्नेश को देख रहे हैं तो ये बात एक रहती है। तो इस पे आपको फोकस अपना बैलेंस हमेशा बना करके रखना होगा। उसके बाद गुरु के बाद शुक्र उच्च के हैं तो पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। व्यक्ति अपने गले का जो है वो मालिक होता है। काम कुछ भी करना चाहे, हीरे का व्यापार करना चाहे, वाणी से संबंधित कुछ भी, शिक्षक बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, कोच बनना चाहे तो बन सकते हैं। उसके बाद जौहरी बनना चाहे, बर्तनों का कारोबार करना चाहते हैं, धातुओं का कारोबार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर जमीन से संबंधित और घर बेचने खरीदने का काम ना करिएगा, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि शनि नीचाभिलाषी है और अष्टमेश भी होकर के बैठे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो इतना सारा काम। उसके बाद आप बिजली से संबंधित सारा कारोबार आप संभाल सकते हैं। थोड़ी बहुत कंपटीशन होगी, पर पिता जो काम करते हैं, अब इस पे आपको चर्चा करने की आवश्यकता होगी कि क्या व्यक्ति करना चाहते हैं। वैसे इनकी कुंडली के आधार पर व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ है। और वैसे एक बात बता दूं तो लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, गुरु और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, और चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो अकाउंटेंट वगैरह भी बन सकता है, कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी जा सकता है, पढ़ने का काम, कुछ भी करना चाहे। इनकी कुंडली का कर्म क्षेत्र खराब नहीं है, व्यक्ति हमेशा आगे ही रहेगा, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं, पराक्रम है, व्यक्ति कुछ भी करेगा तो खींच ही लेगा। शनि जो है वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से शनि से संबंधित कोई काम मैं इस कुंडली के लिए नहीं कहूंगा। और वैसे भी उनके घर में उनके बहुत अच्छे शत्रु और मित्र नहीं बैठे हैं, शत्रु ही बैठे हैं। तो अपने घर को वो छोड़ करके जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं, लेकिन खुद के घर को देख करके पश्चाताप भी कर रहे हैं कि मेरे घर में पता नहीं कौन बैठ गया है। तो इस वजह से वहां पे एक तीव्रतम स्थिति जो है वो कमजोर हो रही है। लेकिन सूर्य और मंगल वहां बैठ करके खुश हैं कि नहीं, चलो मुझे तो कम से कम त्रिकोण मिला हुआ है, तो वहां पे वो दोनों अच्छे परिणाम देंगे। चाहे कितने भी खराब हो, इनकी कुंडली में शनि को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह की दशाएं अच्छी जाएंगी, ये मैं बोल सकता हूं। नवमांश कुंडली में सूर्य मंगल और शुक्र, विषम संख्या की राशि का बनना, यहाँ के अधिपति शनि का जन्म कुंडली में यहाँ बैठना, और यहाँ के अधिपति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में रोग में। आर्थिक विपन्नता कभी भी नहीं होगी। मिथुन राशि यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी जन्म कुंडली में मिथुन लग्न, यहाँ भी चंद्रमा मिथुन राशि के, राहु का प्रभाव विदेश भाव पे, और यहाँ पे विदेश। व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर से विवाह करे, या कोई भी ऐसी जाति का जो मीन लग्न की हो, जो मेष लग्न की हो, या मेष या मीन राशि की हो, ये इनसे विवाह कर सकते हैं। इनके लिए अच्छा अंक 5 होगा, और बुधवार दिन अच्छा होगा। इनके लिए हरा रंग अच्छा होगा, इनके लिए पीला रंग अच्छा होगा। इनके लिए जो है वो गणेश जी की पूजा सबसे ज्यादा अच्छी होगी, गणेश जी के मंत्रों का जप अच्छा होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अच्छा होगा। ये सब चीजें कर सकते हैं। विवाह वगैरह की स्थिति, दाम्पत्य तो है वो मैं समझ रहा हूँ कि पत्नी थोड़ी मुंहफट मिलेंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो छठे में जा रहा है, तो उसको शीत जनित बीमारियां होती रहेंगी। और वैसे सूर्य मंगल और शुक्र बैठे हैं तो सुंदर और धनवान, ससुराल धनवान मिलता है, क्योंकि इस भाव से पीछे गए हैं। और चंद्रमा राहु का प्रभाव, राहु अगले भाव में सिंह राशि के बैठे हैं, तो पत्नी के घर वाले जो हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, और ससुराल पक्ष मजबूत और धनाढ़ होता है और देने वाला होता है। सूर्य मंगल लग्न में बैठे हैं तो पत्नी जो है वो कई बार एग्रेसिव नेचर की होती है, क्योंकि लग्न पे सूर्य मंगल का प्रभाव है, और यहाँ पे वार्ता कई बार कम होती है, तो पत्नी से बातचीत कम करेगा, या फिर शर्माए, संकोच करे। काम कला में निपुण है पर फिर भी बात नहीं करेगा, बिस्तर पे ही प्रेम खाली करे। तो ये स्थिति अब यहाँ पे नवमांश कुंडली के बाद दशमांश में लग्न के अधिपति शुक्र, मंगल और चंद्रमा के साथ व्यावसायिक नेचर है,
भाग्य का बल है, व्यक्ति जो है वो बल ले सकता है भाग्य का, पर नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से कई बार अब लग्नेश अष्टम में बैठे और यहाँ के लग्न के अधिपति जो हैं वो भाग्य भाव में गए हैं, और गौर करिए मंगल के साथ बैठे जो कि सप्तम का अधिपति। व्यक्ति अपना व्यापार करे तो ज्यादा लाभ, यहां से इस बात की पुष्टि हो रही है। या फिर पिता का जो काम हो वो कर सकता है, कुछ भी काम, अगर पिता जो काम करते आए हैं वो काम आप कर सकते हैं। शुक्र के साथ मंगल का बैठना और चंद्रमा का बैठना, व्यक्ति स्त्रियों के सौंदर्य के प्रसाधन से संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बनती है। गुरु और सूर्य का अष्टम में बैठना, व्यक्ति उसमें दिमाग लगाएगा, उसमें जो है वो कार्य क्षेत्र को लेकर के राजनीति करे, रणनीति करे, बनाए, नया नया प्रैक्टिकल चीज लेकर के बाजार में उतारे, नया नया क्रिएशन करे, और सुख उसको थोड़ा कम है। राहु यहां बैठे हैं ना, यहां राहु बैठे हैं, यहां भी राहु बैठे हैं, तो मानसिक सुख या व्यक्ति जो चीज अचीव करना चाहता है, कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, उसमें थोड़ी मशक्कत रहेगी जीवन में। तो कई बार ये चीजें, इसको ये शिकायत रहे कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं, या फिर कई बार ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मिथुन लग्न वालों की एक बड़ी समस्या होती है कि वो कई बार लक्ष्य बड़ा ऊंचा बना लेते हैं, और ये व्यक्ति तो शुक्रवार का जन्मा है, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के पीछे, और शुक्र उच्च के भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कि कई बार वो लक्ष्य बहुत ऊंचा बना लेते हैं और वो मिलती नहीं है चीज, और जब नहीं मिलती है तो कई बार वो उससे कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि शनि भी जो है वो नीचाभिलाषी हैं, और व्यक्ति के पास कंटिन्यूअस एक जैसा जो रहने का भाव है वो शनि ही पैदा करते हैं। लगातार एकदम जो एक चीज एकदम रेगुलराइज है, तो शनि और चंद्रमा का इसमें बड़ा महत्व होता है। तो चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में तो चलो ठीक है, पर शनि जो है वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं, भाग्य के अधिपति होकर के मृतप्राय बैठे हैं, तो इस वजह से बजरंग बली की पूजा भी कभी कभी कर लेनी चाहिए, या प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ भी कर लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। दशाओं के आधार पर अगर गौर करता हूं तो बुध चंद्रमा शुक्र राहु, बुध चंद्रमा शुक्र राहु केतु सूर्य मंगल, बुध चंद्रमा शुक्र राहु केतु सूर्य मंगल, इनकी दशाएं जन्म कुंडली में मील का पत्थर, साहस, ढाढ़स, पराक्रम और कराने वाली होंगी, मतलब व्यक्ति से मेहनत करवाएंगी। बाकी शनि और गुरु की जो दशा होगी वो व्यक्ति को आसानी से निकालने वाली बना देती हैं। मतलब ये बात अगर मैं इस पे गौर करूं तो अभी जातक के ऊपर से सूर्य की दशा चल रही है, उसके बाद आएंगे चंद्रमा, यानी कि सूर्य जो है वो व्यक्ति को पराक्रम करवाएंगे, और भाग्य का बल भी है क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, उस पे जो है वो किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि यहां पे इनकी कुंडली में सूर्य के ऊपर पापक ग्रह मंगल का प्रभाव है, तो तृतीय भाव के अधिपति के ऊपर अगर पापक ग्रह का प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति को कई बार नेत्र का रोग हो जाता है, लिवर की समस्या हो जाती है, क्योंकि सूर्य इन सब चीज के कारक होते हैं। तो इनको इन सब चीजों से भी बचाना होगा। मीठा, और व्यक्ति भूख बड़ी उसको लगती है, भोजन का बड़ा प्रिय होता है, हर तरीके का भोजन उसको पसंद है, ये बात भी बनती है। तो आप जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के तीसरे और 11वां जन्म कुंडली के तीसरे और छठे, यानी कि मेहनत है, किसको करना पड़ रहा है मेहनत? भाग्य को। तो भाग्य के अधिपति शनि की पूजा, या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कुंडली में बुध का रत्न हमेशा आपको लाभ करेगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर शुक्र का रत्न उपल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुध का रत्न पन्ना आपको लाभ कर सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये ना कहें कि बुध अष्टम में बैठा है, नवमांश कुंडली में वो बुध त्रिकोण में आ रहे हैं, और इस कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं जहां गुरु को स्वयं बिठाया है। दशमांश कुंडली के लिए बुध जो है वो त्रिकोण में आ रहे हैं, यहां भी त्रिकोण में, यहां भी त्रिकोण में, इस वजह से व्यक्ति को बुध का रत्न धारण करना चाहिए। खाली लग्न कुंडली देख करके कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और रत्न को धारण करने से पहले अगर हो सके तो प्रत्येक चार्ट को जरूर ही देख लेना चाहिए कि कैसी स्थिति बन रही है और कैसा प्रभाव विकसित हो रहा है। क्लियर है? अब क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया, फिर भी कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाता है। और कुंडली ऐसी है कि आपको कभी भी कितना भी बोल दो ना, श्रीमान आप इनके पिता हैं, कितना भी बोल दूंगा आपको कम ही लगेगा। अरे बात बताऊं, एक बात बताता हूं, ये मिथुन लग्न का है, आप इसको जितना भी दे देंगे भरेगा नहीं। और क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि ये जो टेलीकॉम का सेक्टर है वो कभी भरता नहीं है, उसमें नित्य प्रतिदिन नए खोज हो रहे हैं। अगर व्यक्ति अपने प्रभावों को इंटरनेट पर ले जाकर के दिखाना चाहे, या मीडिया के सेक्टर में आकर के कुछ काम करना चाहे, समाज के लिए कुछ करना चाहे, देश के लिए कुछ करना चाहे, प्रतिस्पर्धा ना करे किसी से, और यशस्विता का गुण रखना चाहे, अपने अंदर जो है वो सामरिक रूप से विश्व के विख्यात होने का योग इनकी कुंडली में भी लगा हुआ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, और भाग्य भाव में सूर्य और मंगल।
कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी तो कुछ ना कुछ अच्छाई। मिथुन लग्न के हैं, विश्वविख्यात होने का योग है और जन्म कुंडली में अपने अंगों को किसी को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके छुपा करके रखें। अपने अंगों को, अपने आप को दिखाइए, अंग ना दिखाएं। शरीर ठीक है, उसको नजर नहीं लगनी चाहिए, ये बात बनती है। इस कुंडली में जो नहीं करना चाहिए, कभी भी बड़बोलेपन से युक्त ना हो, सबका आदर करें, अपने आप को लेकर के ईगोसेंट्रिक ना हो जाएं, दंभ ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि आप कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्नेश की प्रकृति जो है वो अष्टम की जब होती है तो व्यक्ति कई बार सोच लेता है कि मैं जानता हूं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और कई बार वो प्रतिस्पर्धा अपने आप से ही करता रहता है। बुध और चंद्रमा जब केंद्र में चले जाते हैं तो निर्णय गलत होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापारिक सोच को लेकर के विकसित होता है और कई बार इस वजह से वो स्वार्थी भी हो जाता है। तो ये सब चीजें विकसित नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके प्रसार करिए अपना, जितना ज्यादा हो सके अपना फैलाव करिए, जितना ज्यादा लोगों से हो सके आप मिलने का प्रयास करिए। संत जन, गाय की सेवा, ये सब कर लेनी चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब तो नहीं बताऊंगा कुछ भी, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।